ग्रेट गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार, आपका फिर से अपने इस शो में हार्दिक अभिवादन करता हूँ। अ, कल हमारी बात हो रही थी शोले का जो एक एकमात्र किरदार जो कि अगर वो हट जाए फिल्म से तो फिल्म को मेरे ख्याल में नुकसान नहीं होगा, फिल्म को बंद ही करना पड़ेगा। उस किरदार की बात मैं कल कर रहा था और उस किरदार का नाम है गब्बर सिंह। गब्बर सिंह यानी अमजद खान। अमजद खान और गब्बर सिंह, गब्बर सिंह और अमजद खान। यूं तो अमजद खान साहब ने कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन अमजद खान साहब को अगर फिल्म इंडस्ट्री में पहचाना जाता है तो गब्बर सिंह से पहचाना जाता है। जैसे अमरीश पुरी साहब ने रोल तो बहुत किए, बहुत ज्यादा, लेकिन उन्हें मुगैम्बो या मुकैम्बो जो भी बोलते हैं उसके नाम से बुलाया जाता है। आज दोनों ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो हमारे बीच नहीं है। ऐसा लगता है वही लोग हमारे बीच में हैं, सही मायनों में। क्योंकि एक कलाकार को जाना जाता है, उसे माना जाता है उसके अभिनय से। और अभिनय ऐसी चीज है, जहां तक फिल्मी अभिनय की बात है, कि उसे संजो करके रखा जा सकता है। और कलाकार जो कि व्यक्ति होता है, उसके दुनिया से रुखसत, उसके अलविदा होने के बाद में भी हम उनकी कृतियों को एक बार नहीं, कई बार, हजार बार, अनगिनत बार देख सकते हैं। इस प्रकार कलाकार ना तो कभी बूढ़ा होता है और ना कभी मरता है। जहां तक की बात जाती है, वहां तक यही बात अपना अपना असर छोड़ती है, अपना एक रंग स्थापित करती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अमजद खान साहब जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हमें पर्दे पर दिखाई दे रहे हैं शोले में, असल परिस्थिति उनके साथ में इसके बिल्कुल विपरीत थी। ऐसा कोई भी वाकया, ऐसी कोई घटना उन दिनों उनके साथ नहीं घट रही थी जिससे कि वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट और इतने ज्यादा विश्वास से, आत्मविश्वास से भरे हुए हमें नजर आए। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक सच्चे कलाकार थे। और ये सच्चे कलाकार की ही निशानी होती है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी चल रहा हो, उसकी एक झलक भी वो अपने काम, अपने अभिनय पर नहीं आने देंगे। आप समझिए कि निजी जिंदगी में अगर किसी के साथ ऊहापोह या कोई डिस्टरबेंस वाली स्थिति चले, तो फिर भी मैं कहता हूं कि इंसान उस चीज को ऐसा सोच सकता है कि चलो ठीक है, वो मेरे घर की स्थिति है, वो मेरे प्रोफेशन से अलग कोई चीज है जिस पर मैं परेशान हो रहा हूं, लेकिन मुझे अपना काम प्रोफेशनली सही करना है। यानी काम की टेंशन अलग और घर की टेंशन अलग। अगर इंसान को काम करते समय अगर सिर्फ घर की टेंशन है, घर की चिंता है, घर की परेशानी है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन आप समझिए कि फिर भी ये वजह उतनी नहीं हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को काम की जगह पर ही टेंशन हो, लोग उसके काम को पसंद ही नहीं कर रहे हो और उसी जगह उसको काम करना पड़ रहा हो, आप समझिए। घर की समस्या एक अलग चीज होती है कि भाई घर की समस्या है, घर तक जुड़ी हुई है, और उस समस्या का आपके
काम से कोई लेना देना नहीं है। तो काम तो आप फिर भी थोड़ा सा मन को हटा करके अपने घर की समस्याओं से अपना काम तो कर सकते हैं ना, क्योंकि काम की जगह आपकी दूसरी होती है। लेकिन आप समझिए कि जहां टेंशन, जहां परेशानी काम की जगह पर ही पैदा हो रही हो, लोग चाह ही नहीं रहे हो कि अमजद खान साहब गब्बर सिंह का रोल अदा करें, और उन परिस्थितियों में अमजद खान साहब की क्या स्थिति होती होगी और किस प्रकार वो मैनेज करते होंगे। ना सिर्फ मैनेज करते होंगे, बल्कि जो कॉन्फिडेंस उनका स्क्रीन पर दिख रहा है, इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे ख्याल में किसी भी कैरेक्टर के फेस पर दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि एक्टिंग सबकी अच्छी है, लेकिन अमजद खान साहब का जो कॉन्फिडेंस की आज मैं बात कर रहा हूं, कि जो उनके चेहरे पर विश्वास है, माना कि उनका कैरेक्टर, उनका किरदार नेगेटिव है, लेकिन आप देखिए उस चेहरे की तलखी देखिए, उस चेहरे का अंदाजे बयां देखिए। जब वो किरदार पर्दे पर आ रहा है, गब्बर सिंह नाम का जो किरदार है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये ही किरदार ऐसा है कि जो इस फिल्म में सबको खा सकता है, कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा, है ना। ये चीज आप महसूस कर रहे हैं। और जबकि वास्तविक तौर पर अमजद खान यानी गब्बर सिंह के साथ में उसी समय जो स्थितियां बनी हुई थी, वो भी उसी सेट पर, शोले के सेट पर, आप समझिए कि आप अंदाजा लगाइए इस बात से कि शोले फिल्म की यूनिट के कुछ लोग चाहते ही नहीं थे कि अमजद खान साहब इस फिल्म में गब्बर की भूमिका निभाए। और नित नई योजनाएं, नित नई दिक्कतें उनके सामने रोज रोज आती थी। कभी कोई अफवाह, कभी कोई ऐसी चीज। आप समझिए कि आप काम को बड़ी शिद्दत से करना चाहते हैं, लेकिन वर्किंग प्लेस पर ही आपके साथ में बहुत सारी तरह की राजनीतियां हो जाएं, और उन सभी लोगों के बीच में, अधिकांश वो लोग थे, उनके बीच में आपको अपना काम करना पड़े, और उस काम को करते समय आपको जबरदस्त कॉन्फिडेंस भी रखना है अपने चेहरे पर। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कि जब वो चीज वास्तव में दर्शकों के सामने पहुंचे, शोले नाम की कृति, तो लोग जब उस कृति को देखें, फिल्म्स जो थिएटर्स हैं हमारे, तो लोगों को लगे कि यार कैरेक्टर हो तो ऐसा, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, विश्वास हो, आत्मविश्वास अगर हो तो गब्बर सिंह जैसा, वरना ना हो। ये माना, मैं बार बार यही कहूंगा कि वो कैरेक्टर नकारात्मक कैरेक्टर है, नकारात्मक एक किरदार है, नेगेटिव। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, जहां तक बात फिल्मी अदायगी की है, अभिनय की है, वहां पर कॉन्फिडेंस देखा जाता है। ये देखा जाता है कि ये पात्र अपने इस रोल को, अपनी इस भूमिका को कितना अच्छी तरीके से कर पाया या नहीं कर पाया। जाहिर बात है कि वो डकैत है, और उस अकेले डकैत ने सबकी नाक में दम कर रखा है। गब्बर सिंह ने सबकी नाक में दम कर रखा है, तो उसका कॉन्फिडेंस तो ऐसा होगा जैसा कि वो तो अपने सामने खुदा या ईश्वर को भी नहीं समझता होगा। और इतना क्रूर कैरेक्टर कि आप समझिए कि ऐसा लगता है कि इसमें कभी भी कोई सुधार की गुंजाइश पैदा हो ही नहीं सकती है। चाहे इसके सामने कितने ही बड़े देवदूत, कितने ही बड़े दरवेश, कितने ही बड़े ईश्वर, अल्लाह उतर आए, लेकिन इस कैरेक्टर में यानी गब्बर सिंह में कोई भी परिवर्तन कभी कोई ला नहीं सकता है। उसको अपनी क्रूरता इस तरह से व्यक्त करनी थी कि लोगों को ये मन में साबित हो जाए, लोगों के दिलों दिमाग में ये बात छप जाए अच्छी तरीके से कि गब्बर सिंह एक ऐसा किरदार हुआ, एक ऐसा डकैत हुआ जिसमें कभी भी पश्चाताप की भावना उजागर नहीं हो सकती। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों ने नकारात्मक भूमिकाएं की पर्दों पर, और हमें ऐसा लगा कि ये जो व्यक्ति है, ये अंत में पश्चाताप कर सकता है, ये अंत में पश्चाताप कर सकता है फिल्म में।
और किया भी है, पश्चाताप किया है कई किरदारों ने जिन्होंने बहुत भयंकर ऐसे काम किए पर्दे पर। लेकिन पश्चाताप अमजद खान गब्बर सिंह नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये उसने साबित किया है पर्दे पर। ये क्रूरता, ये वहशीपन, ये एक होता है ना कि आपको रोंगटे खड़े कर देने वाली, थर्रा देने वाली जो एक क्रूरता, क्रुएलिटी, मेरे पास सिर्फ यही शब्द है, लेकिन इस क्रुएलिटी को जो जीवंत किया है, जो एक्टिवेट किया है, वो गब्बर सिंह नहीं किया भैया। इतना क्रुएलिटी को तो आपको मैं बताऊं कि मोगैम्बो यानी अमरीश पुरी साहब की कई फिल्में आप देखिए, मेरे ख्याल में विलेन के तौर पर हम अमरीश पुरी साहब को मानते हैं, मैं भी उन्हें दिल से बहुत पसंद करता हूं। लेकिन अमरीश पुरी की सारी फिल्में अगर आप देखते हैं और उसके सामने सिर्फ आप गब्बर सिंह को देखते हैं, अमजद खान को देखते हैं, तो क्रूरता के मामले में अमजद खान यानी गब्बर सिंह कोसों, कई प्रकाश वर्ष आगे हैं मुकेम्बो के। यानी अमरीश पुरी साहब की सारी भूमिकाओं को आप एक तरफ रख दीजिए और उसमें से क्रूरता का लेवल को आप आंकिए, और अकेला उसके उसके मुकाबले अकेली भूमिका जो कि गब्बर सिंह ने निभाई शोले फिल्म में, सिर्फ शोले की बात कर रहा हूं मैं, तो भी गब्बर सिंह ही भारी पड़ेगा। इतना जबरदस्त पर्दे पर उसने इतना प्रभावशाली तरीके से अपना काम किया। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जिस समय वो ये प्रभाव अपना, अपने एक एक चीज अपनी, मतलब होता है ना कि पूरा अपना पावर को इकट्ठा करके अपने एक पंच में एक घूंसे की तरह परिस्थिति के ऊपर जड़ देना और बता देना कि साहब माइक टाइसन तो गब्बर सिंह ही है, ये बता देना। अब चाहे वो नकारात्मक भूमिका हो या सकारात्मक, जो भूमिका, जैसी भूमिका दी गई उस भूमिका के साथ में मेरे ख्याल में गब्बर सिंह ने जो न्याय किया, ऐसा न्याय, इस तरह से डाकू डकैत का जो न्याय है, वो मेरे ख्याल में ना तो कभी किसी ने किया, ना कोई कर पाएगा। संभावनाएं खुली रहती हैं हर चीज को करने की, लेकिन फिर भी ये संभावना बहुत 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 ज्यादा ऊंचाई पर है, जिसको छू पाना कोई बच्चों का काम नहीं है। बहुत लोगों ने इसे छू पाने की कोशिश की, लेकिन वो एक नाखून के बराबर तक भी नहीं पहुंच पाए। जहां तक बात गब्बर सिंह के अभिनय को करने की है, जो कि हमारे हमारे प्यारे अमजद खान साहब, अमजद भाई ने की। चलिए, ये बात जो शुरू हुई थी हमारी, किस प्रकार शुरू हुई थी कि अमजद साहब जो थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके उस समय दिन सही नहीं चल रहे थे, बिल्कुल सही नहीं चल रहे थे। और वो अमजद खान साहब की शूटिंग का पहला दिन था, और उनका डायलॉग आपको मालूम है पहला डायलॉग क्या था उनका? वही जो उनका स्क्रीन पर पहला जो प्रेजेंस थी ना, कितने आदमी थे, स, 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 सरकार दो और तुम तीन, फिर भी खाली हाथ आ गए, क्या सोच कर आए थे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, क्यों? धिक्कार है। जो बात वो इस तरीके से करता है, वो जो तरीका था, कितना कॉन्फिडेंट तरीका था। और जैसा कि मैंने आपको बताया अपने पिछले वीडियो में कि ये जो लहजा था, ये उसने, गब्बर सिंह ने कहां से इसको लिया? उनके घर के पीछे एक धोबी रहता था, वो अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को इस तरह से ही बोलता था, यानी उसके बोलने का जो लहजा था ना, वैसी था, अरे ओ शांति, कपड़ा प्रेस हुआ कि नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हुआ कपड़ा प्रेस? काम नहीं करती है आजकल? तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा शांति। तो शायद वो इस तरह से बात करता होगा अपनी वाइफ से, प्यार से बात करता होगा अपनी बीवी से, कुछ ऐसे ही काम करते हुए बोरियत ना हो तो इस तरह से बात करता होगा। चाहे वो क्रूर हो अपनी वाइफ के लिए, चाहे कैसा भी हो, लेकिन अंदाज पकड़ा गब्बर सिंह ने।
यानी अमजद खान साहब ने उसका, और ये बोला। लेकिन साहब बोलने में लोगों को, बोला तो सही अमजद खान ने, लेकिन लोगों को मजा नहीं आया। हालांकि अमजद खान साहब ने थिएटर्स किए, कई कई रिहर्सल से वो गुजरे। इस तरह की चीजें उनके लिए कोई नई चीजें नहीं थी। उन्होंने क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं बहुत झेली होंगी। अभिनय की नौकरियों के लिए उन्होंने न जाने कितने प्रोडक्शन हाउसेस के दरवाजे खटखटाए होंगे। एक सहायक के रूप में के आसिफ साहब की कई फिल्मों में इन्होंने आ, बतौर असिस्टेंट के रूप में काम किया। और गब्बर सिंह यानी अमजद खान इन सब चीजों के लिए बने थे, एक्टिंग के लिए बने थे। लेकिन एक्टिंग में इस तरह से जो उनके साथ में जो चीज चल रही थी सेट पर, कि लोग पसंद नहीं कर रहे थे उनकी एक्टिंग को। हालांकि वो थिएटर कलाकार थे, मंझे हुए कलाकार थे। कई पुरस्कार उन्होंने थिएटर में जीते। 10 वर्षों तक उन्होंने संघर्ष किया, खुद को अपने खुद को इस तरीके से कला के अनुरूप किया, उस पूर्णता तक अपने आप को पहुंचाया। शायद आपने गब्बर सिंह के यानी अमजद खान साहब के प्ले नहीं देखे। आपको कभी मौका लगे तो कभी आप देखिएगा उनको। और उसके लिए जो तैयारी थी वो उसने खुद ने की थी। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि जो ड्रेस, जो वर्दी गब्बर सिंह पहने हैं, वो एकदम उल्टी वर्दी है। उल्टी मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने वर्दी को उल्टा पहन लिया। वो वर्दी उनके कैरेक्टर के साथ में जाती ही नहीं है। मुंबई के चोर बाजार से जो सेना की जो ड्रेस होती है, सेना की पोशाकें होती है, यूनिफॉर्म्स होती हैं, सॉरी, वो गब्बर सिंह ने खरीदी, यानी अमजद खान साहब ने खरीदी। और अपने दांतों को कोयला वोयला रगड़ करके काला किया, और अपने चेहरे को उसने बड़ा गंदा सा किया। उसने उस पर शेव नहीं करी और उसको गंदा होने दिया चेहरे को। शायद ढंग से मुंह भी नहीं धोया होगा। लगे भाई एक एक डकैत कैसा लगता है ऑन स्क्रीन, बिना मेकअप के भी उसमें फील आना चाहिए, नेचुरल फील आना चाहिए। डकैत लोग कौन से रोज नहाते हैं, या वो कौन से डिसिप्लिन को मानते हैं वो लोग। वो वो चीज उसको दिखानी थी कि भाई स्क्रीन पर दिखे तो दिखे कि हाँ भाई ये एक चेहरा गंदा आदमी है बहुत, है ना, इस तरह से। हालांकि सारे डकैत ऐसे नहीं होते होंगे, लेकिन वो एक क्रूर डकैत की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसके पास में शायद बिगड़ने में कोई मजबूरी नहीं थी। रॉबिन हुड की तरह नहीं था वो आदमी। तो उसने अपने चेहरे को न सिर्फ उचित रूप से गंदा किया, बल्कि जितनी भी चीजें उस कैरेक्टर को एड ऑन हो सकती थी, ऐड कर सकती थी, गब्बर सिंह यानी अमजद खान साहब ने वही सारी चीजें की। और इतना सब कुछ करने के बाद में, ये होमवर्क करने के बाद में, वो धोबी से संवाद अदायगी लेने के बाद में, डायरेक्ट इनडायरेक्टली, अब ये प्रॉब्लम हो गई कि अब जब इस सारी चीज को डिलीवर करने का समय आया, तो गब्बर सिंह सही नहीं हो पा रहा है अमजद खान साहब से। अब आप ये बताइए कितनी मुश्किल चीज है। इंसान को कितनी जबरदस्त जलालत, इतना ज्यादा बेइज्जती का एहसास होता होगा। सेट पर सभी लोग एक से एक बड़े कलाकार हैं, और उनके बीच में जब अमजद खान साहब को हिकारत भरी दृष्टि से देखा गया होगा, सभी तो नहीं लेकिन यूनिट के कुछ लोग इस तरह की हरकत किया करते थे। शॉट ये था कि अमजद खान साहब को कितने आदमी थे बोलते हुए, तंबाकू को रगड़ना था हथेली पर। और वो तंबाकू को रगड़ना इस तरीके से, खैनी या तंबाकू को इस तरीके से रगड़ना था जैसा कि वास्तव में एक व्यक्ति था जो पेशेवर तरीके से जो खैनी या तंबाकू खाता है वो कैसे रगड़ता है। हथेली पर रख करके, कुछ उसके ग्रेन्यूल्स होते हैं तंबाकू के या खैनी के, किस तरीके से, किस लापरवाही से रगड़ता है। मैंने कई बार देखा है लोगों को जो खैनी खाते हैं। यूपी वगैरह में गया हुआ हूं, और आप देखिए कि वो जो अंदाज है आपका, लोगों का खैनी खाने का, किस तरीके से खाते हैं वो लोग।
बातचीत करते करते हाथ पे हथेली पर रगड़ी। हथेली को नहीं देखते, वो सिर्फ हवा को देखते हैं। नीचे उनके हाथ पे हथेली पे उन्होंने खैनी को रखा और अंगूठे से दूसरे हाथ की और बातचीत करते करते बड़े लापरवाही से खींचते खिंचाते हुए उसने रगड़ना शुरू किया। बेलते हैं जैसे रोटियों को, उस तरीके से बेलना शुरू किया और फिर खट से फंकी बनाई। साइड से उसका जो शेप था वो अलग किया और उसको दोनों होठों और दांतों के बीच में, नीचे वाले होठ और दांत के बीच में रखा और बोला, कितने आदमी थे, कुछ इस तरह से, कितने आदमी थे। बोलने का जो लहजा है वो बदल जाएगा। लेकिन अमजद खान साहब शायद ये चीज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लोगों की नजर में ऐसा लग रहा था कि जो खैनी जो वो बार बार रगड़ रहे हैं ना हथेली पर, उसमें नेचुरलिटी नहीं है, वो सहजता नहीं है। ये वही चीज है, जैसा मैं आपको बताऊं कि एक फिल्म आई थी दिल तो पागल है। उसमें एक सहजता जो माधुरी दीक्षित के डांस में बताई गई है ना, माधुरी दीक्षित और हाँ, करिश्मा कपूर। तो शाहरुख खान ये बोलते हैं, शाहरुख खान साहब, कि भाई जो सहजता है माधुरी दीक्षित के डांस में, वो उसके डांस में नहीं है, करिश्मा कपूर के। यानी करिश्मा कपूर अपने जो एक्शन को देख रही है, वो उस एक्शन में खो नहीं रही है। समझिए, आप डांस करते हुए सिर्फ अपने स्टेप्स को देख रहे हैं, स्टेप्स को देख रहे हैं, और आप पब्लिक को देख रहे हैं और अपने स्टेप्स को देख रहे हैं। और आपको लग रहा है कि यार पब्लिक क्या सोच रही है, मैं ये स्टेप कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। आप स्टेप को करते करते आपका ध्यान पूरी तरीके से स्टेप पर है, आप में घबराहट है, और आप दूसरे लोगों के, अपने आर्टिस्ट के साथ, जो जो लोग आपके साथ में और मतलब डांस कर रहे हैं अगल बगल में, आप उनको भी देख रहे हैं। तो आपका ध्यान पूरी तरीके से अपनी एक्टिंग पर नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित जो डांस कर रही है, उसमें खो जाना है, उसमें दीवानापन है, उसमें एक पैशन है। जो काम करो डूब कर करो। जैसे आपके शम्मी कपूर साहब जब डांस करते थे, वो एक्चुअली कोई डांस स्टाइल था नहीं, लेकिन वो जो करते थे वो बड़ा डूब के करते थे। तो कोई भी काम जो डूब के किया जाता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीज कुछ लोगों को वहां समझ में ये आ रहा था कि ये गब्बर सिंह है ना, अपने इस खैनी को जो हथेली पर रगड़ रहे हैं ना, ये सहजता से नहीं रगड़ रहे, पैशनेट होकर के नहीं रगड़ रहे। जैसे वास्तव में कोई एक व्यक्ति जो कि खैनी खाने का आदी हो, वो किस तरीके से हथेली पर खैनी को रगड़ेगा, है ना। वो सहजता मिस थी उनकी एक्टिंग में, लोगों ने ही बताया। तो आपने जो सीन देखा ना, जिसमें अमजद खान साहब की पैर दिखाते हैं और उसमें जूते पहने हुए हैं और हाथ में उनके हंटर नुमा पूरा एक जो बुलेट बेल्ट है, लगे, बोलते हैं कितने आदमी थे, तो वो उसको घसीटते हुए और ऐसे करके बेल्ट को और ऐसे करके बोलते हैं, उसमें भी एक लापरवाही जैसी दिख रही है। ये लापरवाही उनके खैनी खाने के जो शॉट है उसमें नजर नहीं आ रही थी, बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। ये लोगों ने कहा, बताया, वो लोग जो कि गब्बर सिंह को चाहते नहीं थे शायद कि भाई वो उसमें काम करे, क्योंकि गब्बर सिंह की, बेचारे अमजद खान साहब की, ये पहली मूवी थी। हो सकता है कुछ लोगों की निगाह हो इस रोल के ऊपर कि भाई ये ना करे, कोई और करे, होता है ना। तो वो चीज चल रही थी उनके साथ में। तो लेकिन अफजल खान साहब ने किया, अल्टीमेटली उस चीज को किया। और बोला गया उससे कि भाई करो, इसको पीसो, दांत पीसने का, और इस तरह से मतलब वहशियत दिखाओ। तो अमजद खान साहब बताते हैं कि कैजुअल नहीं लग रहे थे अपने उस चीज में। और इस वजह से अगर आप बार बार किसी को इंस्टिगेट करेंगे, पिंच करेंगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो वो आदमी बेचारा घबरा जाएगा, थोड़ा सा डिमोरलाइज, डिप्रेस्ड हो जाएगा। और वही चीज अमजद खान साहब के साथ में हर हर शॉट में थी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसके बावजूद भी आप पर्दे पर देखिए अमजद खान साहब कितने दृढ़, कितने आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे हैं। मैं दाद देना चाहूंगा इसलिए गब्बर सिंह की। रमेश सिप्पी साहब उनको समझाते थे बीच बीच में, उनकी जो लाइनें होती थी, कई बार वो फंबलिंग या गलती कर देते थे तो मदद करते थे उनको।
बताने में कि देखो ऐसे नहीं, ये लाइन है। और वो अमजद खान साहब बेचारे कोशिश कर रहे थे उनको, जबरदस्त संघर्ष। और करीब इस शॉट को, यानी स्टार्ट वाला जो शॉट था, कितने आदमी थे, वो उन्हें हथेली पर खैनी रगड़ करके बोलना था। इसको करने में करीब 40 शॉट्स लगे, 40 टेक लिए, और कोई भी टेक फाइनल नहीं हुआ। फिल्म के जो सिनेमेटोग्राफर थे द्वारका दिवेचा और रमेश सिप्पी ने फैसला किया कि यार गब्बर सिंह, यानी इनको थोड़ा सा ब्रेक दे दो, यानी थोड़ा सा छूट दे दो यार, बहुत परेशान हो गए। मतलब एक ही जगह पर बैठे बैठे आप तो एकदम डिमोरलाइज हो जाते हैं, आपसे कोई बार बार बोल रहा है, तो थोड़ा सा इनको छूट दे दो, इनका शॉट बाद में करेंगे, अपन दूसरों लोगों को करते। उधर द्वारका दिवेचा ने, यानी जो सिनेमाटोग्राफर थे, महान सिनेमाटोग्राफर, मैं इनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उन्होंने अमजद खान साहब को अलग से ले जा करके समझाया कि काम कर, तू अपने कैरेक्टर में घुस, और ये जो अपनी जो ड्रेस है ना, जो तेरी जो मिलिट्री वाली जो तूने ड्रेस पहनी है, इसमें ये यूनिफॉर्म पहनी है, सॉरी, इसको पहन करके बैठ, उसको उतारे ही मत तू इसको पहन करके बैठ जा, और अपने आप को इसमें ढाल ले, अपने आप को इसमें मतलब सोच कि यार ये जैसे करण है ना, करण जो पैदा हुआ था ना, वो कवच कुंडल के साथ में पैदा हुआ था, चिपके हुए थे वो उसके शरीर से। तो ये समझ ले कि ये ड्रेस तू पहने रहे, कुछ भी कर, इसको पहने रहे। तो यकीन मानिए, अमजद खान साहब ने उस पर्टिकुलर उस यूनिफॉर्म को, जो उनकी उनके शरीर पर आपको दिखाई देती है ना पूरी फिल्म में, वो यूनिफॉर्म को पहन करके बेचारे वो बैठे रहते थे, चाहे उनका शॉट हो चाहे नहीं हो, वो पहन कर बैठे रहते थे, हमेशा हर समय बैठे रहते थे। शायद वो होटल में भी जाते थे तो उसको पहन करके बैठे रहते थे, अपने रूम में होते थे तो उसको पहन करके बैठे रहते थे। यानी वो, उनकी सबकॉन्शियस माइंड में ये चला जाए कि भैया मैं तो डकैत हूं, मैं अमजद खान हुई नहीं, मेरा खुद से अमजद खान वाला कनेक्शन नहीं है, मेरी आत्मा का जो कनेक्शन है ना, मैं जो हूं वो हूं गब्बर सिंह, गब्बर सिंह हूं मैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैं ये लाने के लिए, ताकि ये विचार उसके पास पहुंच जाए तो वो सारी चीज फिर सहजता से कर सके। ये सुझाव दिया था सिनेमाटोग्राफर द्वारका दिवेचा साहब ने उनको। तो साहब यही किया, और इसलिए अमजद खान साहब बड़े थकान में भी रहते थे। आप समझिए कि वो गए थे उस फिल्म में, जैसे तैसे तो बेचारे वो गए वहां पर, बड़ी परेशानियों से, उस तरह से फ्लाइट का प्रॉब्लम हो गया, हाइड्रोलिक फेलियर हो गया था, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, दिक्कतें हो गई थी बहुत सारी उनके साथ में पहले ही। डैनी ने जैसे तैसे करके उस फिल्म को छोड़ा, वो खुदा खास्ता ऐसा हो गया कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना होता तो क्या होता। बेचारे को जैसे तैसे तो वो रोल मिला अमजद खान को। अब मिलने के बाद में ये बीमारी हो गई उसके साथ। ठीक है, बेचारे अमजद खान साहब, मैंने बताया, थके थके से रहते थे और हमेशा गब्बर बनने की कोशिश करते थे। वहां से वो बेचारे अपने पत्नी को पत्र लिखते थे, शैला जी को पत्र लिखते थे बेंगलौर से। उस समय कोई फोन का जमाना तो था, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो नए कलाकार थे, बोल भी नहीं सकते थे किसी से। व्हाट्सएप और ये ट्विटर्स और ये इंस्टाग्राम और ये फेसबुक कुछ नहीं था, टीपीएम टेली प्रिंटर मैसेज वगैरह कुछ नहीं कर सकते थे वो तो, बस बेचारे वो पत्र लिखते थे अपनी वाइफ को। उधर वाइफ उनकी, जो कि मैंने आपको बताया कि वाइफ यानी उनकी बेगम से ज्यादा उनकी दोस्त ज्यादा थी, शैला जी। उन्होंने उनका बहुत साथ दिया, बहुत ज्यादा मोरल सपोर्ट किया उनको। वो उनसे बताते थे अपनी बात, कहीं तो इंसान बोलेगा, तो अपना जो भी कोई दर्द होता था वो पत्र के माध्यम से बयां कर देते थे और उसको पोस्ट कर देते थे बेंगलौर से मुंबई। और वो बोलते थे भैया मैं बहुत अधीर हूं, बस इतना सा लिखा कि मैं, मुझे नहीं पता, मुझे कोई, मुझे उम्मीद मुझे उम्मीद है कि मैं ये रोल है ये कर सकता हूँ गब्बर सिंह का, मैं जानता हूँ, है ना, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि अधिकांश जो कलाकार थे वहां पर शराब वराब लेते थे, और लेते हैं लोग बाग, क्रिएटिव लोग लेते हैं, मैं इसको गलत या सही
कुछ नहीं कहता, लेते हैं लोग बाग, अपनी अपनी चॉइस की बात है। लेकिन अमजद खान साहब तो शराब भी नहीं पीते थे, बिल्कुल नहीं पी उन्होंने कभी शराब। हाँ, उन महफिलों में वो जाते थे जहां लोग बाग लेते थे शराब, लेकिन वो अमजद खान साहब खुद कभी ड्रिंक नहीं करते थे। अब आप बताइए कि किसी के साथ कोई बात हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो वो ड्रिंक को थोड़ा सहारा बना लेता है और कुछ समय के लिए वो गम गलत कर लेता है, कुछ समय के लिए ही सही, वो कुछ भूल जाता है शराब पीने के बाद में इंसान, कुछ समय के लिए। हाँ, लेकिन जब शराब का जब नशा काफूर होता है, जब उससे हट जाता है, तो उसको बल्कि दुगना दुख होता है, दुगना वो संताप झेलता है जो व्यक्ति शराब पीने वाला होता है। अमजद खान साहब के साथ तो ये दिक्कत भी नहीं थी, ये उनको ये चस्का ही नहीं था शराब का। लेकिन वो दूसरी चीज को पीते थे बेचारे, जब टेंशन में आ जाते थे ना तो बहुत सारी चाय पीते थे। चाय के पीछे चाय, अनगिनत चाय के प्याले वो पीते रहते थे टेंशन में। और कई दिनों तक उन्होंने कोई शॉट नहीं दिया, मतलब ये अब तैयारी करते रहते थे, भाई मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। और अब मैं क्या बताऊं आपको, दिक्कतें बहुत ज्यादा हो गई थी अमजद खान साहब के साथ। कहने वाले इस बात को समझते हैं, बाद में लोगों ने उसकी तारीफ भी की, जिन लोगों ने बहुत ज्यादा दिक्कतें की अमजद खान के साथ में, तारीफ भी फिर उन्हीं लोगों ने की। अब देखिए रिकॉर्ड्स भी फिर अमजद खान साहब के नाम से ही बिके। शोले का एक पहली ऐसी फिल्म थी जिसके डायलॉग्स की डिमांड की जाती थी लोगों द्वारा। फिल्म में कुछ भी नहीं चल पा रहा था, बाद में तो ऐसा हो गया था। इवन आप समझिए कि उस समय भी ऐसा दौर नहीं था कि गानों के दम पर फिल्म चल सकती थी। और इस फिल्म के बारे में बड़ी अफवाह उड़ाई गई थी, कई खेमे थे जो कि फिल्म को नीचा दिखाने की दृष्टि में लगे हुए थे। आप समझिए कि इस फिल्म को जो ब्रेक मिला ना, वो इसके जो डायलॉग्स थे फिल्म के ट्रैक के, इन डायलॉग्स को उजागर किया गया पॉलीडोर कंपनी से, और उसमें गब्बर सिंह के डायलॉग को रखा गया। ये सजेशन था कि भाई गब्बर सिंह के डायलॉग्स को रखा जाए, और ये डायलॉग के भरोसे इस फिल्म को ओपनिंग मिली बहुत अच्छी वाली। इतनी शानदार ओपनिंग मिली सिर्फ इस डायलॉग के, इन डायलॉग्स के। आप देखिए शोले फिल्म के डायलॉग्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, कैसेट्स में, रिकॉर्ड्स में आपको शोले फिल्म के डायलॉग अलग से, गब्बर सिंह के डायलॉग आपको अलग से मिल जाएंगे। ये एक एक उनका, मतलब मैं क्या कहूं, आज तक भी आप गब्बर सिंह के डायलॉग कहीं भी लगा दीजिए, किसी महफिल में या कोई भी चीज में, मौज मस्ती में, होली पर, दिवाली पर आप लगा दीजिए, एक माहौल ही अलग हो जाएगा। कोई भी डिस्क है, पॉप्स है, कहीं पर भी आप लगा दीजिए, दुगना हो जाएगा उत्साह। गब्बर सिंह मतलब गब्बर सिंह, गब्बर सिंह मतलब कुछ अलग ही चीज है। आप देखिए, ये मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो अमजद खान साहब की जो बात है ना, वो बिल्कुल निराली है। लेकिन किस वक्त पर क्या चीज उनके साथ हुई और ऑन स्क्रीन वो कैसा नजर आता है, मैं आपको आज ये वाली बात बताने की, इस बात को बताने की मैंने कोशिश की आपके सामने। बहरहाल अगली वीडियो में मैं फिर से गब्बर सिंह को थोड़ा सा कवर करूंगा, और फिर मैं अगले पात्रों की बात करूंगा, उनके बारे में कि उनके साथ क्या चल रहा था जब वो शोले फिल्म को बना रहे थे। अलग अलग पात्रों के बारे में मुझे पहले बताना है, उसके बाद में फिर मैं और टेक्निकलिटी जितना भी मैं शोले को बिल्कुल सेक्शन वाइज बता पाऊंगा। लिरिकल वैल्यू क्या थी उसमें, गीत कैसे बने, फिर उसमें संगीत पंचम दा का क्या इफेक्ट था, सिनेमाटोग्राफर द्वारका दिवेचा साहब, और फिर फाइट जो मास्टर जो थे इंडिया के थे वो कौन कौन थे, और फिर बाहर के कैसे थे, क्या थे, टेक्निकल इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। शोले पर जो राजनीति थी वो क्या थी, क्या नहीं थी, होने के बाद में भी शोले की को फिल्म को बनने के बाद में भी उसके साथ में क्या क्या दिक्कतें पेश आई। तो ये मैं अपना एक अध्याय इस तरह से लेके चलूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल मेरे चैनल को
ना सिर्फ देख रहे होंगे बल्कि मेरी बातों से आप वाकिफ भी हो रहे होंगे और मेरे अंदाज को आप थोड़ा सा एक्सेप्ट भी कर पा रहे होंगे। फिर भी अगर आपको इस चीज़ में कहीं कोई शक शुबा या कहीं कुछ आपको इसमें चेंजेस चाहिए हो तो मैं इस चीज़ के लिए पूरा आपके लिए वचनबद्ध हूँ। थोड़ा माइक प्रॉब्लम आ सकती है, मेरे साथ में थोड़ा दिक्कत है कि भाई माइक का थोड़ा स्टूडियो का सेटिंग हमारा अभी ठीक नहीं है, उस तरह से नहीं है जैसा कि होना चाहिए। आने वाले टाइम पर मैं अपना काम इस तरीके से भी कर पाऊँगा। लेकिन मैं मुझे उम्मीद है कि आप लोग कंटेंट को ज़्यादा समझ रहे होंगे, टेक्निकलिटी को नहीं। टेक्निकलिटी को मैं बिल्कुल, वो टेक्निकलिटी धीरे-धीरे करके दुरुस्त हो जाती है, ठीक है? लेकिन कंटेंट में कहीं अगर दिक्कत आए तो आप प्लीज़ मुझे बोलिएगा। टेक्निकलिटी की तरफ मेरा भी ध्यान है और मैं उसको बहुत जल्दी सुचारू कर लूँगा। अगर कहीं पर कहीं ऑडियो में कहीं दिक्कत आ रही हो या क्लैरिटी ठीक नहीं हो, प्लीज़। और बस चलने से पहले एक बार मेरी फिर से रिक्वेस्ट यही है आपको कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़। और बस अभी तो चलता हूँ और लौट के मिलता हूँ, इस वादे के साथ कि कल आपकी सेवा में फिर से एक बार आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार ज़रूर उपस्थित हो जाएगा। और इस बीच में मैं खुदा से, ईश्वर से, वाहेगुरु से और जीसस से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये प्रे करता हूँ कि आप सभी के लिए वो उपस्थित रहें, आप सभी को वो दुआएं दें। धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। टेक केयर।